हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंडक्टिविटी के ऊपर रहेगा। और कंडक्टिविटी भी बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती है, एक तो थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम थर्मल कंडक्टिविटी इन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स किसी भी मेटल के अंदर किस टाइप से हीट का फ्लो होता है या थर्मल एनर्जी किसी भी मेटल के अंदर किस टाइप से फ्लो करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रही बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो आने वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेटल्स के अंदर किस टाइप से हीट का फ्लो होता है। तो हमने यहाँ पे एक मेटल का टुकड़ा मान लिया और इस मेटल के टुकड़े को हमने एक एंड से हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो दूसरा एंड है वो भी अपने आप हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। हमने एक एंड को हीट किया था, दूसरा एंड अपने आप हीट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमने यहाँ से इस तरफ थर्मल एनर्जी दी, वो थर्मल एनर्जी लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या करे, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ थर्मल एनर्जी या हीट का कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इस एंड से जिस तरफ ज़्यादा टेम्परेचर था और इस तरफ थोड़ा कम टेम्परेचर था, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो कैसे हुआ, मतलब हीट का कैरियर कौन था, हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे कौन लेके गया। तो मेटल्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोनोन होते हैं। तो यहाँ पे जो हीट का फ्लो वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो सकता है और फोनोन के कारण भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ प्योरली इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर जैसे हमने लकड़ी मान ली, तो लकड़ी के अगर मैं एक एंड को हीट करता हूँ तो हम देखेंगे लकड़ी का आसपास का जो हिस्सा है वो हीटअप हो जाता है। हीटअप क्यों होता है, वो फोनोन के कारण होता है। वो उस हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ उसका चार्ज कैरियर कौन था, फोनोन था। अब फोनोन एक जगह से दूसरी जगह हीट लेके जाता है इंसुलेटर के अंदर। पर मैं बात करूं मेटल की, तो मेटल के अंदर हीट का जो कैरियर है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और फोनोन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और फोनोन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो और साथ ही अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा या फोनोन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो बेसिकली इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि किसी भी मेटल के अंदर जो हीट का फ्लो होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी फ्लो होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर भी है और इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और एब्जॉर्ब करता है तो रैंडमली दाएं बाएं मूव भी करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, अपने पास कोई एक मटेरियल है, उस मटेरियल को हम एक एंड से हीटअप करना स्टार्ट करेंगे तो दूसरा जो एंड है वो अपने आप हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हीट कंडक्टिविटी इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो थर्मल हीट कंडक्टिविटी के बारे में बता रखा है। यहाँ पे क्या होगा, जो थर्मल एनर्जी है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो हीट कंडक्टिविटी इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब यहाँ पे हीट से है। ठीक है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ ये मूव करेगी। व्हेन बोथ बॉडी आर या बोथ एंड आर कनेक्ट टू ईच अदर या बोथ बॉडी आर कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वी कंसीडर ए बार ऑफ मटेरियल्स ऑफ लेंथ x। हमने क्या लिया, एक मेटल्स लिए जिसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे x मान ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास ये एक मेटल का एक टुकड़ा है, इस तरफ से हमने इसको हीट किया तो इस तरफ जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मिलेगा और इस तरफ जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, हीट का फ्लो होगा। ठीक है, पर इस तरफ का ये जो एंड है जिस तरफ हम हीट कर रहे हैं वो ज़्यादा हॉट होगा और जो दूसरा एंड है वो थोड़ा सा कोल्ड होगा इसके बजाय। तो अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूं तो इस पॉइंट में टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा इससे इस तरफ आऊँ तो टेम्परेचर यहाँ पे भी क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। पर जैसे ही मैं थोड़ा सा इससे दूर आना स्टार्ट करता हूँ तो इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा था, इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा और आगे चलूँगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा और कम मिलेगा और थोड़ा सा और आगे चलूँगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा और कम मिलेगा। मतलब जैसे जैसे मैं इस तरफ आता जा रहा हूँ तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता जा रहा है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि इसकी लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है और इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण ही यहाँ पे हीट का फ्लो भी होता है। तो आई होप आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी यहाँ पे पता लग गया होगा कि इसकी जो लेंथ है उसके लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं पर सेंटीमीटर इसका जो टेम्परेचर है उसके अंदर चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमने एक हुज एंड आर हेल्ड डिफरेंट टेम्परेचर, तो उसका जो बार मैग्नेट बार हमने लिया है, बार ऑफ मेटल हमने जो लिया है या एक पीस ऑफ मेटल लिया है, इसके दोनों एंड का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, हीट फ्लक्स जे क्यू। अब क्वेश्चन ये है कि हीट फ्लक्स क्या होता है, तो हीट फ्लक्स होता है अपने पास अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो थर्मल एनर्जी है वो कितना एरिया क्रॉस करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हीट फ्लक्स बोलेंगे। और हीट फ्लक्स को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया जे क्यू से, और जो जे क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर ग्रेडियंट के। तो अब टेम्परेचर ग्रेडियंट को हमने किससे लिखा है, डी टी बाय डी एक्स। डी टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिस्टेंस एक्स। ठीक है, मतलब लेंथ के साथ टेम्परेचर में यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हीट फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर ग्रेडियंट के। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने लिखा था यहाँ पे डी टी बाय डी एक्स। अब इस चीज़ को टेम्परेचर ग्रेडियंट को मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल टी। डेल यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम रिप्लेस करते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 से लेके चलते हैं, जे क्यू इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस किया तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हमने ले लिया यहाँ पे सिग्मा टी, और यहाँ पे डी टी बाय डी एक्स। यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब ये जो हमने कांस्टेंट लिया है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। तो सिग्मा टी रिप्रेजेंट थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसमें करना चाहें तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करेंगे तब भी यही सिग्मा टी कांस्टेंट आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और रहती है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। नेगेटिव साइन यहाँ पे बताता है जो हीट का जो फ्लो है, एक सेकेंड, हीट का जो फ्लो है वो यहाँ पे हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ यहाँ पे हीट का फ्लो हो रहा है। यही बात नेगेटिव साइन इंडिकेट करके अपने को बताता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी या हॉट एंड टू कोल्ड एंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज स्लाइटली विद इंक्रीज टेम्परेचर। मीन्स इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिग्मा टी जो थर्मल कंडक्टिविटी है कॉपर की वो डिक्रीज हो जाती है 20%। कब डिक्रीज होती है, टेम्परेचर रेंज कितना होनी चाहिए, 1000 डिग्री सेल्सियस। जब 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो जो कॉपर है, कॉपर की कंडक्टिविटी 20% तक डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी की 20% डिक्रीज करेगी, किसी की 10% डिक्रीज करेगी, किसी की 30%। अगर इसी टेम्परेचर रेंज के अंदर मैं फेरस को लूँ, आयरन को लूँ, तो आयरन की कंडक्टिविटी 10% तक यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा टी रिप्रेजेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर कॉपर डिक्रीज बाय 20 विद इन ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इन द सेम टेम्परेचर रेंज, मतलब टेम्परेचर हम इतना ही रखेंगे और जो फेरस है, जो आयरन है, आयरन की कंडक्टिविटी 10% तक डिक्रीज हो जाती है। मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी की थर्मल कंडक्टिविटी कम डिक्रीज हो सकती है, किसी की ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, अपने पास जो इंसुलेटर होते हैं, जैसे मैंने लकड़ी का एग्जांपल आपको दिया था, मान लिया मेरे पास ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो इसको अगर मैं एक एंड से हीट करता हूं तो हम देखते हैं उसके आसपास की जो लकड़ी है वो थोड़ा सा हीटअप हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। तो वहां पे हीट का फ्लो कैसे हुआ, वहां पे हीट का फ्लो हुआ ओनली ऑन फोनोन के कारण। ठीक है, तो जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में जो हीट का फ्लो होता है, ये जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम करता है, उसके जो कैरियर होते हैं वो होते हैं फोनोन। ठीक है, तो इन इंसुलेटर हीट इज कैरिड बाय द फोनोन, बट इन मेटल्स हीट मे बी कैरिड ट्रांसफर बाय बोथ इलेक्ट्रॉन एंड फोनोन। तो इंसुलेटर के अंदर जो हीट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, फोनोन के कारण होता है। पर जो मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो सकता है और फोनोन के कारण भी हो सकता है। अगर इन रियल में मेटल्स के अंदर थोड़ा सा और डीपली अगर जाके बात करना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हीट का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे जो फोनोन का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम होता है मेटल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोनोन का कंट्रीब्यूशन है उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स के अंदर द कंडक्टिविटी सिग्मा टी इज इक्वल टू सम ऑफ द
टू कंट्रीब्यूशन। अब जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, अब ये दो चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होगा। दो कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा टी, थर्मल कंडक्टिविटी में दो चीज़ों का, कौन कौन सी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होगा? एक सिग्मा ए कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के कारण, प्लस सिग्मा पी, पी का मतलब फोनोन, कंडक्टिविटी फोनोन के कारण। पर मेटल में फोनोन के कारण जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो इन मेटल्स हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा ई, मतलब सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो फोनोन के कारण कंट्रीब्यूशन होता है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यही जो बात हमने वो यहाँ पे वर्ड में लिख दी है, इन मोस्ट मेटल द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर, मतलब मेटल्स के अंदर, बहुत सारी मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है हीट के फ्लो का वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, और जो फोनोन का है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो फोनोन की कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हमने जो सिग्मा पी है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी किसके कारण? फोनोन के कारण, उसको हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जब हम किसी मेटल के रोड को हीट करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये इसको एक चीज़ समझ लेते हैं। ये हमने एक मेटल की कोई रोड मान ली और इसको मान लिया हमने इस एंड को हीट कर दिया। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? जैसे ही मैं इन इलेक्ट्रॉन को हीट करूंगा तो ये क्या सब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे या ऑल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? तो यहाँ पे हम ये अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस हॉट एंड से किस तरफ जाते होंगे? कोल्ड एंड की तरफ जाते होंगे, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो कोल्ड एंड से इस हॉट एंड की तरफ जाते होंगे। मतलब ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से हीट लेंगे, हीट लेके किधर आएंगे? कोल्ड एंड की तरफ आएंगे। कोल्ड एंड पे वो हीट क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करके वापस वो किधर चले जाएंगे? हॉट एंड की तरफ चले जाएंगे। या फिर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे जब आप दूध को गर्म करते हो तो कुछ दूध के पार्टिकल ऊपर होते हैं और कुछ दूध के पार्टिकल नीचे जाते रहते हैं। तो जो पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं वो हीट लेके ऊपर आ रहे हैं, जो पार्टिकल ऊपर से जो नीचे जा रहे हैं वो हीट लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे है कि हमने इस मेटल को यहाँ से हीट जब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से हीट लेके इस तरफ जाते रहते हैं और हीट को इस तरफ ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करके वापस कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, जब इलेक्ट्रॉन इस एंड से फ्लो करके इस तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पर यहाँ पे करंट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका रीजन हम इस बात का जवाब हम ये दे सकते हैं कि जब हम इस मेटल के पीस को हीट करते हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके हॉट एंड से जब ये कोल्ड एंड की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होगा, प्रोड्यूस होगा। तो जब ये प्रोड्यूस होगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उस हीट को ड्रॉप करता है तो ये इस एंड से वापस इस एंड की तरफ आता है, तो फिर से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा या फिर कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसका जो इफेक्ट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और इनको अगर मैं वर्ड में लिखना चाहूँ तो वर्ड में कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन एट द हाई एंड ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन बट ए सर्टेन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल टू राइट एंड कैरी एनर्जी टू द कोल्ड एंड। मतलब ये हमारे पास क्या है? अपने पास ये है एक मेटल का रोड, और इस मेटल के रोड पे हम एक एंड की तरफ से क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये जो राइट बोल रखा है यहाँ पे राइट की तरफ ज़्यादा टेम्परेचर ले रखा है। ठीक है, सॉरी, बीच में एक कॉल आने के कारण तो हम कहाँ पे थे? हम ये बता रहे थे जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो होगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे ये बता रखा है सिमिलर ए सर्टेन इलेक्ट्रॉन एट द कोल्ड एंड। अब कुछ इलेक्ट्रॉन कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ मूव करेंगे एनर्जी लेके आने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रखा है? दो अपोजिट ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन करंट आर इक्वल। अब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इन्होंने भी करंट बनाया, कुछ इलेक्ट्रॉन वापस इधर जा रहे हैं, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देगा और यहाँ पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट पॉइंट में हम निकालेंगे कितना थर्मल एनर्जी का फ्लो होगा हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ। और हमने ये मान लिया यहाँ पे कि अपने पास जो रोड थी वो वन डायमेंशन थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो एक इक्वेशन लेके चलेंगे, वो इक्वेशन आई कहाँ से है?
ये इक्वेशन आई है विडमान फ्रेंच लॉ से, जो कि अपने को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा सिग्मा टी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी 1/3 इसलिए लिया क्योंकि हमने 1 डायमेंशन रोड लेके चले हैं। CV क्या है, यहाँ पे CV है अपने पास स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा हमने यहाँ पे ले रखा है मीन फ्री पाथ, और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड कर देंगे। अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर क्वांटम मैकेनिक्स में लिखना चाहूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिग्मा टी इक्वल टू 1/3 CV यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे VF यहाँ पे एक सेकेंड अभी बता देते हैं, और ये आ जाएगा लैम्डा F यहाँ पे फर्मी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, VF यहाँ पे फर्मी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करके बताता है, और लैम्डा हमने बता ही दिया था ये क्या है, मीन फ्री पाथ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या करने वाले हैं, ये जो CV की जो वैल्यू है वो हम किस में निकालते हैं, टेम्परेचर जो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर इन फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ऑलरेडी हमने ये वैल्यू निकाल रखी है। जो CV की वैल्यू है वो CV की वैल्यू क्या आती है अपने पास, ये आएगी π²/2 kp² और T/EF। ये सब हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं, और इसमें बहुत सारे रिजल्ट अपने को डायरेक्ट याद रख के चलने पड़ेंगे, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब ये जो CV की वैल्यू निकाली वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम निकाल लेते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लिखेंगे क्या हो जाएगा ये रिलैक्सेशन टाइम, तो क्या स्पीड क्या होती है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम निकालना है तो टाइम को उस तरफ लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा टाइम को हमने लिखा τ/F से, जो रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अपने पास मीन फ्री पाथ ही है, दो कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो इसको हमने बोल दिया लैम्डा F, और जो स्पीड है उसको हमने बोल दिया, वेलोसिटी उसको हमने बोल दिया VF। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर लैम्डा F की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा F की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अपने को यहाँ से लैम्डा F की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा F इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो τF इंटू VF। ठीक है, एक इक्वेशन इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर A, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर B, और यहाँ पे हम लिख भी देंगे ये जो हमारे पास लैम्डा F है ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये जो VF है ये क्या है अपने पास, फर्मी वेलोसिटी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है अपने पास इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर A भी पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर B भी पुट करेंगे। ये सब हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो लास्ट सेक्शन में वो वैल्यू इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी सिग्मा टी इक्वल टू 1/3, ये वाली कंप्लीट की कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ ओनली ऑन वैल्यू यहाँ पे पुट की है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड करेंगे, तो हमने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से इसको डिवाइड कर दिया। ये जो 1/2 है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और एक VF अपने पास यहाँ पे आएगा, एक VF यहाँ पे आएगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे, VF स्क्वायर लिख देंगे। अब ये क्या बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, ये क्या होती है अपने पास, एनर्जी होती है। तो इसको हमने यहाँ पे एनर्जी लिख दिया और बाकी की जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अपने पास एक EF ये आएगा, इस EF से ये EF यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा टी आ जाएगा, और सिग्मा टी अपने को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, थर्मल कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे अगर आप एक डायग्राम और बनाना चाहो एग्जाम में तो वो डायग्राम भी आप बना के आ सकते हो, वो डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये डायग्राम है अपने पास। ठीक है, इस तरफ अपने पास टेम्परेचर T2 है और इस तरफ क्या है, ये जो एंड है इस तरफ टेम्परेचर T2 है, इस तरफ टेम्परेचर कितना है, T1 है। कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। जो T2 टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और ये जो T1 टेम्परेचर है ये कम है। तो ये जो डायग्राम है वो अपने को ये रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं। पर जो ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। ठीक है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे थर्मल एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है। और थर्मल एनर्जी हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के बता दी। थर्मल एनर्जी क्या निकाली है, यहाँ पे सिग्मा टी इक्वल टू π²/3 kp²T और m, साथ में क्या निकाला है, तो F निकाला है। तो ये सब आप इस टॉपिक में करके आ सकते हो। थैंक यू।